जी हाँ, ये मर्डर मिस्ट्री का जिस तरीके से खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। रोहित शेखर जो एनडी तिवारी के पुत्र थे, एक अलग वो मामला बड़े लंबे दौर तक चला था कि क्या वो उनके पुत्र हैं या नहीं, लेकिन आखिरकार ये साबित भी हुआ और फिर एनडी तिवारी ने अपनाया भी था। लेकिन आज देखिए, इस समय दोनों में से कोई नहीं है, ना एनडी तिवारी इस दुनिया में है, ना रोहित शेखर है। और रोहित शेखर की जिस तरह से असमय मृत्यु हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसके बाद से लगातार पुलिस छानबीन में जुटी थी कि आखिर कैसे ये मौत हुई है रोहित शेखर की। और अब जो पुलिस ने खुलासा किया है वो पूरी तरह से इसने मर्डर मिस्ट्री को एक फिल्मी कहानी के तौर पर सामने ला रहा है। केस से ओएसडी की पत्नी का भी संबंध है। ओएसडी की पत्नी से क्या संबंध था रोहित का, एक ये सवाल हो गया है। 3 पेंच जो मर्डर मामले में सामने आ रहे हैं, उन पेंच ने सबको चौंका दिया है। बीवी, भाभी और वो, ये 3 के बीच में रोहित शेखर की जान गई क्या? यही वजह बनी क्या? या फिर वो शराब, या फिर लालच जो रोहित की मां कह रही है कि पत्नी में लालच था। वो अब सबके अपने अपने एंगल हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि बीवी ही कातिल निकली, उसी ने हत्या की रोहित शेखर की। भाभी के संग ड्रिंक एंड ड्राइव का इसमें एक एंगल है। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉल के जरिए जब बात हुई रोहित और पत्नी के बीच में, तो उस वक्त गाड़ी में ड्रिंक करते हुए भाभी भी साथ में थी और इस बात से दोनों में झगड़ा हुआ। और यही झगड़ा आखिरकार ट्रिगर पॉइंट बना मर्डर के पीछे। ये एक एंगल है जो निकलकर सामने आ रहा है। तो भाभी के साथ क्या संबंध था, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वो तीसरी जो है ओएसटी से संबंध की बात कही जा रही है, ये भी एक खलल की वजह थी। लेकिन रोहित की माता उज्ज्वला तिवारी साफ कह रही हैं कि ये सारी बातें गलत हैं। असल बात है जो उन्होंने दावा किया था कि अपूर्वा तिवारी को संपत्ति का लालच था, वो पूरे संपत्ति की अकेली मालकिन बनना चाहती थी और इसीलिए उसने हत्या की। मगर पुलिस जो अब थ्योरी लेकर सामने आई है, शंकर आनंद दिल्ली से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील नवप्रभात देहरादून से मेरे साथ जुड़े हैं, जो पूरी राजनीति रही है एनडी तिवारी साहब की, और अब जो रोहित शेखर जी पर जा रहे थे, और उस सब के बीच में ये सब क्या हो गया। मगर पहले शंकर, ये बड़ी मर्डर मिस्ट्री बहुत ही फिल्मी तरीके से अनफोल्ड हो रही है। अब जो दिल्ली पुलिस सामने लेकर आई है पूरी थियरी, क्या ऐसे सबूत मिले हैं, इस दावे में कितना दम है, और ये 3 जो पेंच हैं, बीवी, भाभी और वो, इसके बीच का ये ताना बाना क्या है? देखिए अजय, इतना स्पष्ट है कि इस मामले में पहली रात से ही ये इस मामले में साफ हो गया था। इस मामले में कहीं न कहीं इस मामले में पेंच फंसा हुआ है और पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि जिस रात में 16 तारीख को इस मामले में खुलासा किया गया था, परिवार वालों के द्वारा बोला गया था कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, और इसी वक्त में अभी 6 बजे के वक्त में इस बात का खुलासा हुआ था, क्योंकि 4:41 पे कॉल हुआ था कि उसे अस्पताल पहुंचाया गया है रोहित को, और उसका हार्ट अटैक हुआ है। जब हम लोग अस्पताल पहुंचे, अस्पताल के बाद वहां पे ही उसकी मां ने इस बात को स्वीकार किया कि इस मामले में जरूरत आने पर वो कई राज खोलने वाली हैं। इतना स्पष्ट था कि उसकी मां को पता चल गया था कि इस मामले में उसके बेटे की हत्या हुई है, लेकिन इस मामले का जब तक वो तफ्तीश पूरी नहीं होती तब तक इसकी मां कुछ भी बोलने से रुक रही थी। और आइए बात करते हैं उसकी पत्नी की, बात करते हैं अपूर्वा की, बात करते हैं। तो जिस वक्त में रोहित को शमशान घाट पहुंचाया गया था, उस वक्त में भी न्यूज़ 18 की टीम बकायदा शमशान घाट भी पहुंची। वहां पे देखा गया था कि अपूर्वा जो पत्नी है, शादी हुए साल भर भी नहीं हुए, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ शिखर नहीं है पति के मौत का। यहाँ तक कि इसके परिजनों से भी उसकी बातचीत नहीं हो रही है। उनके रोहित के माँ या उनके और भी जो अन्य सदस्य थे, परिजन थे, उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इसकी पत्नी अकेले खड़ी थी। और बाद में इस तरह के कई ऐसे जो पूरे घटनाक्रम है, इस पर क्राइम ब्रांच की टीम काफ़ी सतर्कता से नज़र बनाए हुए थी, और ये सब जो चीज़ें हैं सारी तफ्तीश का एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा बना। और बाद में इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ।
घर के अंदर में जो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो थे बाकायदा वो इस हत्याकांड को सुलझाने में काफ़ी मदद मिला, क्योंकि जिस वक्त में 15 तारीख को रोहित अपने दूर के एक रिश्तेदार जो उसकी भाभी लगती है उसके साथ में जब अपने घर में पहुंचा था, रात में तकरीबन 8 से 9 बजे के लगभग यहाँ पहुंचा था, उस वक्त में घर में प्रवेश करने का जो विजुअल है वो बाकायदा सीसीटीवी में कैद हुआ। बाद में जब इस मामले में पूछताछ की गई तो सभी ने कहा कि रोहित अकेले आया था, लेकिन उसका जो एक नौकर है उसका नाम है भोलू मंडल, उसने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, रोहित अकेले नहीं आया था, एक भाभी आई थी साथ में। जब इस मामले में जब क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश किया तो देखा कि रोहित के मामले में जो बयान दिया गया था भोलू मंडल का वो सही था। कार से उतरते हुए एक साइड से रोहित का विजुअल्स दिखा और दूसरे साइड से उसकी भाभी का विजुअल्स दिखा, तो इतना स्पष्ट हो गया था कहीं ना कहीं इस मामले में पेच फंसा हुआ है और लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बाद में पता चला कि उसकी माँ ने, रोहित की माँ ने बताया कि दूसरी जो इसकी भाभी है दूर के रिश्ते में, उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी कहीं, क्योंकि वो घर की बहू है, उसका नाम गलत तरीके से पेश ना किया जाए, इसलिए उसको बचाने की कोशिश की गई। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया जब मामले की गंभीरता को देखते हुए जब आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा तो उसके बाद पता चल गया कि अपूर्वा सिर्फ और सिर्फ संपत्ति विवाद के चलते रोहित के साथ में उसका संबंध सही नहीं था। यहाँ तक कि शादी हुए 11 महीने हुए थे, 11 महीने में वो आधा से अधिक वक्त जो है अपने मायके में या तो अपने घर से अलग बिताती थी, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में भी होती थी तो अलग बिताती थी। तो एक तरह से इतना स्पष्ट था कि रोहित के साथ में उसके संबंध जो हैं, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है और शायद शंकर, दो पहलू उभर कर आ रहे हैं। जैसा रोहित की माता जी ने कहा कि सिर्फ ये लालच, संपत्ति की लालच थी जिसकी वजह से अपूर्वा ने हत्या कर दी, या फिर इसमें जो दूसरी महिलाओं से संबंध की बातें सामने आ रही है वो वजह बनी। ये मैं समझूंगा आपसे। सुनील नवप्रभात देहरादून से जुड़े हुए हैं। सुनील, एक ऐसा सियासी खानदान, एनडी तिवारी का वो नाम, जिनके सियासी जगत में भी और निजी जीवन में भी बड़े बड़े किस्से हैं, बड़ी गाथाएं हैं, और उस परिवार से रोहित भी एक गाथा के जरिए ही निकले, एक ऐसी कहानी के जरिए सामने आए। अचानक एक दिन आते हैं और अचानक फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, ये भी खबर आती है। देहरादून के और उत्तराखंड के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे इस पूरी चीजों को देख रहे हैं? देखिए अजय, चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों की दिलचस्पी तो इस पल की घटना पर है ही। लेकिन जहां तक रोहित शेखर के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उत्तराखंड में इसका कोई बड़ा प्रभाव यहां पर महसूस नहीं किया जाता और नहीं देखा जाता है, क्योंकि 2014 में जब रोहित शेखर इस पूरे मामले को लेकर अपने जैविक पिता के अधिकार को लेकर जब लड़ाई लड़ी रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2014 में इस पर डिसीजन दिया था, तो उसके बाद नारायण दत्त तिवारी ने बहुत कोशिशें की कि वो किसी तरह से उनको स्थापित कर पाएँ, रोहित शेखर को अपनी विरासत सौंप पाएँ, और इसके लिए कई बार उत्तराखंड के उन्होंने नैनीताल में और कुमाऊं में जगह जगह लोगों के बीच उनके दौरे भी कराए, मुलाकात भी कराई। लेकिन हम देखते हैं कि वो रोहित शेखर इस बीच फिट नहीं बैठ पाए। रोहित शेखर कभी कांग्रेस के खांचे में रहे, 2017 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली, इस उम्मीद में कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे हो सकता है भाजपा उनको टिकट दे दे, लेकिन भाजपा ने भी उनको टिकट नहीं दिया। 2017 से पहले हम देखते तो सपा ने भी यूपी में उनको दायित्वधारी बनाया था। तो कहीं ना कहीं रोहित शेखर अभी संघर्ष कर रहे थे अपने राजनीतिक जीवन के लिए, और वो फिट नहीं बैठ पा रहे थे किसी भी खांचे में, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें या सपा की बात करें। इतना ज़रूर है कि 11 अप्रैल को जब वो उत्तराखंड में नैनीताल में हल्द्वानी में मतदान करने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत किया था कि वो कांग्रेस की ओर रुझान रखते हैं, और उन्होंने कांग्रेस को ही वहाँ पर वोट डालने की, मतदान करने की लोगों से अपील की थी। लेकिन जिस तरह से उनका निजी जीवन अब जो खुल रहा है, जो सामने आ रहा है कि बहुत सारे उथल पुथल से भरा था, उसी तरह से उनका राजनीतिक जीवन भी जो अब तक करा, एक संक्षिप्त सा हम कह सकते हैं कि 2014 में जब नारायण दत्त तिवारी ने उनको अपना जैविक पुत्र माना, स्वीकार किया, और उसके बाद 2014 से 17 के बीच ये अभी तक का जो घटनाक्रम है, ये पूरा उथल पुथल भरा घटनाक्रम रहा। और ख़ासकर अगर पॉलिटिकल हिसाब से हम देखें, राजनीतिक सियासत विरासत के हिसाब से हम देखें, तो अब नारायण दत्त तिवारी जैसे एक बड़ी शख्सियत की, एक बड़े व्यक्तित्व की जो विरासत थी, अब उसको आगे ले जाने वाला
कम से कम उत्तराखंड में अब कोई नहीं है। एक तौर पर हम देखते हैं कि एक हरीश रावत ने एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश की। जो एनडी तिवारी एक बड़े छत्रप थे राजनीति के, एक माइलस्टोन थे उत्तराखंड की राजनीति के, उसको थोड़ा बहुत बनने की कोशिशें की। लेकिन हालांकि हम ये भी देखते हैं कि हमेशा से ही नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत के बीच एक आंतरिक द्वंद्व भी रहा, चाहे वो राजनीतिक तौर पर बात करें या व्यक्तिगत संबंधों की भी बात करें, तो उनका ये परस्पर द्वंद्व भी रहा। लेकिन जो एक माइलस्टोन यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी खड़ा कर गए थे, वो अब रिक्त रहेगा अभी तक, ऐसा माना जा रहा है। जी।